हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से सेकंड वीडियो होगा। इस वीडियो में भी हम अच्छे एमसीक्यूज़ अपने टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेलिस्ट हमेशा की तरह एक मेंशन की है। इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टर्म 1 के लिए मैंने एमसीक्यूज़ पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सभी चैप्टर से, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिलेगी और काफ़ी सारे अच्छे एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट में जाने में कोई दिक्कत भी आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक वहाँ से आप पा सकते हैं और सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इंडिविजुअल वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो टर्म 1 की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए एडवांस बेस्ट ऑफ लक और आप अच्छे से एमसीक्यू सभी प्रैक्टिस करें। तो चलिए जल्दी से अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, सेकेंड वीडियो के फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, यानी एमसीक्यू 12। द ग्राफ गिवन बिलो शोज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V across the plates of two capacitors A and B versus increase of charge Q store on them. Which of the two has higher capacitance? Right? ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर Q वर्सेस V का हमें ग्राफ दिया हुआ है टू कैपेसिटर्स के लिए, कैपेसिटर A और कैपेसिटर B। सिंपली इस QV ग्राफ को हमें देखकर बताना है कि कैपेसिटर A का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा या फिर B का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू CV, जैसे आपने पढ़ा होता है V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर R क्या होता है? R होता है V बाई I। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर C क्या होता है? यहाँ पर C होता है Q बाई V। ओके, तो जैसे यहाँ पर V और I ग्राफ से हम स्लोप निकालते हैं तो हमें रेजिस्टेंस मिलता है, उसी तरह अगर हम QV ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपने QV ग्राफ का स्लोप निकाला, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसी का कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो आपने देखा ए ग्राफ जो है, ए कैपेसिटर जो उसके लिए ग्राफ जो ग्राफ है उसका स्लोप ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर CA ग्रेटर देन CB होगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि अगर y एक्सिस पर आपने Q लिया है, x एक्सिस पर अगर V लिया है तो ही आपको ज़्यादा स्लोप वाला ग्राफ देखना है। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर Q दिया होता और यहाँ पर V दिया होता तो उस केस में गलत हो जाता। उस केस में हम देखते हैं कि किसका स्लोप कम है उसके लिए कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर CB ग्रेटर देन CA होता। राइट, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप सिंपल सी बात ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर C होता है Q बाई V। तो देखिए V आप सेम कर दीजिए दोनों ग्राफ के लिए। आपने मान लीजिए V सेम कर दिया है, तो सेम V के लिए कहाँ पर चार्ज ज़्यादा है? B कर्व के लिए या फिर A कर्व के लिए? तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये QA है और यहाँ पर अगर ये QB है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि QA इज़ ग्रेटर देन QB है। तो QA ज़्यादा है, इसका मतलब कैपेसिटर A पर चार्ज ज़्यादा है, और दोनों पर अगर पोटेंशियल सेम और वोल्टेज सेम है लेकिन Q जो है वो A पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब CA भी ज़्यादा होगा CB से, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर A विल बी ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर B। राइट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, CA ग्रेटर देन CB। राइट, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज लाइंस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द 3 गिवन पॉइंट्स PQR। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट P, एट R, एट Q, सेम एट PQ एंड R। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है? यहाँ पर हमें गिवन है कांस्टेंट पोटेंशियल लाइंस, हमें यहाँ पर गिवन है। जैसे यहाँ पर देखिए 40 वोल्ट की कांस्टेंट पोटेंशियल लाइन है, ये 30 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की है। राइट, और यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जैसे P, Q, R, और हमसे पूछा गया है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, E इक्वल्स टू माइनस DV बाई DR। एक्चुअल में इसको डेल V बाई डेल R भी बोलते हैं, तो अभी फिलहाल समझ लीजिए इसको हमने बोला माइनस DV बाई DR। राइट, तो DV क्या है? DV यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो लाइंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखिए यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव जो हमारी कांस्टेंट पोटेंशियल लाइंस हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी DV है वो तो सेम होगा। देखिए यहाँ पर 40 माइनस 30, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर 30 माइनस 20, यहाँ पर भी 10 आएगा, और यहाँ पर 20 माइनस 10, यहाँ पर भी 10 आएगा। इसका मतलब सभी जो कॉन्जिक्यूटिव पोटेंशियल लाइंस हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? वो है 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। राइट, तो यानी DV सभी के लिए सेम है। लेकिन आप देखें DR जो है, यानी DR क्या है? स्पेसिंग बिटवीन द कांस्टेंट पोटेंशियल लाइंस, यानी ये DR है, ये भी यहाँ पर DR है, तो ये भी यहाँ पर DR है। लेकिन DR आप देखें DR कहाँ पर कम है? DR 20 वोल्ट और 10 वोल्ट के जो बीच में DR है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आर पॉइंट पर ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। यानी पी जिस रीजन में है वहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्यू रीजन में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, आर जहाँ पर पॉइंट है उस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन आप देखें कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव वोल्टेज लाइंस जो हैं वो सबसे कम कहाँ पर है, जिस रीजन में आर पॉइंट है। तो देखिए ये जो है आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पर डी आर की वैल्यू कम होगी, जो कि है उस रीजन में जहाँ पर आर पॉइंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, एट पॉइंट आर होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज फैराड पर मीटर। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, गेस कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सभी सीबीएसई में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके, सभी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। फैराड पर मीटर किसकी एसआई यूनिट होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की, कैपेसिटेंस की, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी फाइंड करने का। तो ये क्या होता था, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R होती है उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि भाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C अपॉन 4 पाई R। ओके, और C क्या है यहाँ पर, C है कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी, जिसकी SI यूनिट होती है फैराड और R की होती है मीटर, और 4 पाई की कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ ए कांस्टेंट, राइट। तो फैराड पर मीटर किसकी यूनिट आई, एप्सिलॉन नॉट की। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी फैराड पर मीटर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की एसआई यूनिट होती है। ओके, एक तो आपने पढ़ी है ऑलरेडी, जो कूलम्स लॉ में आपने पढ़ी है कि एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, और या फिर एप्सिलॉन की क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या यूनिट होती है, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि भाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो यूनिट होती है वो फैराड पर मीटर भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए आप, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर और जीरो। तो मान लीजिए एक डाइपोल है, एक तरफ प्लस क्यू होता है बच्चों, एक तरफ माइनस क्यू होता है, राइट, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मान लीजिए अगर 2a इसकी बीच की दूरी है 2a या फिर 2l, तो इधर भी a होता है, इधर भी a होता है, यानी जो इस डाइपोल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो प्लेन जो डाइपोल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और लाइन होती है जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, राइट। तो इसी प्लेन में या फिर इसी लाइन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है इक्वेटोरियल लाइन पर या फिर पॉइंट पर। ओके, इक्वेटोरियल प्लेन में किसी पॉइंट पर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, वो सेंटर पर भी हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जो होगा वो प्लस क्यू की वजह से भी होगा और माइनस क्यू की वजह से भी होगा। तो आप ध्यान दें कि ये पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट जो है या फिर इक्वेटोरियल प्लेन में या लाइन पर जो भी पॉइंट है वो प्लस क्यू से भी इक्वल दूरी पर है और माइनस क्यू से भी इक्वल दूरी पर है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा प्लस क्यू की वजह से और नेगेटिव पोटेंशियल होगा नेगेटिव क्यू की वजह से, और दोनों इक्वल होंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि वी नेट कितना आएगा, वी नेट आएगा प्लस वी माइनस वी, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर। ओके, डाइपोल में इक्वेटोरियल प्लेन में हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन। जल्दी बताइए, किसी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और किसी भी पॉइंट पर आपको नेट पोटेंशियल जानना है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q2, Q3, यानी क्या होगा उनका सम V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मान लीजिए Q1 से P पॉइंट R1 दूरी पर है या R2 दूरी पर है या R3 दूरी पर है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा स्टूडेंट्स Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। V2 क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। उसी तरह V3 क्या होगा, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, राइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए कि V नेट किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 पर भी डिपेंड कर रहा है, Q2 पर भी, Q3 पर भी,
प्लस R1, R2, R3 पर भी डिपेंड कर रहा है, प्लस मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है कि इन विच मीडियम द चार्जेस आर कैप्ड और द पॉइंट पी इज प्लेस, राइट। क्योंकि अगर ये मीडियम किसी मीडियम में चले जाता है सिस्टम, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। तो ऑब्वियस है चार्जेस पर भी डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस भी डिपेंड कर रहा है, यानी R1, R2, R3, R4 इन सब की वैल्यूज पर भी डिपेंड कर रहा है, और नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है इन विच द चार्जेस आर कैप्ड। सो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, तो किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल चार्जेस पर भी डिपेंड करता है, उस पॉइंट की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस, और नेचर ऑफ मीडियम इन विच द चार्जेस आर कैप्ड इस पर भी डिपेंड करता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is maximum at A, maximum at B, maximum at C, same at all points. तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको बताना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है। ओके, तो आपने स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, E = -dV/dr। ओके, तो इस रिलेशन में नेगेटिव साइन क्या बताता है? इस रिलेशन में नेगेटिव साइन ये बताता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, नेगेटिव साइन ये बताता है। इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है लेफ्ट से राइट, तो इसका मतलब इस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम पोटेंशियल कहाँ होगा? ए पर, और सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा? बी पर। तो यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम कहाँ पर है? मैक्सिमम एट बी। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। ओके, सो ए पर सबसे कम पोटेंशियल होगा, सी पर फिर उससे ज़्यादा होगा, और बी पर सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? मैक्सिमम एट बी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल बताना है, और इस स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर, 4 वर्टिसेस पर देखिए यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं, +q, +q, -q, -q, राइट। तो आप देखिए सेंटर पॉइंट जो है ओ, अगर इसको ओ बोल देते हैं हम, तो वो सभी चार्जेस से इक्वल दूरी पर होगा। मान लीजिए ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, क्योंकि ये एक स्क्वायर का सेंटर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल यहाँ पर होगा 0, राइट, क्योंकि जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? नेट पोटेंशियल हो गया 0, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी यानी 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एन आर्बिट्ररी शेप इज always parallel to the surface of conductor, always 0, always perpendicular to the surface of conductor, directed randomly, यानी randomly डायरेक्ट करेगा। तो आप ध्यान रखें कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसमें आपने समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस से ओरिजिनेट करती हैं या फिर टर्मिनेट करती हैं। ओके, अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है ओरिजिनेट करेंगी, अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आकर टर्मिनेट करेंगी। तो जब भी किसी भी तरह के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं या फिर टर्मिनेट करती हैं तो परपेंडिकुलरली करती हैं, राइट, परपेंडिकुलरली करती हैं। ओके, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलरली कैसी होंगी? ओरिजिनेट करेंगी। तो यहाँ पर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चाहे कंडक्टर की जो शेप है वो कैसी भी हो, लेकिन जिस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए यहाँ से अगर ओरिजिनेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में करेंगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में करेंगी, मतलब उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर रहेंगी। अब ऐसे नहीं आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, आगे जाकर ये बैंड होंगी, कर्व होंगी, वो ऐसा लगे, लेकिन जब ओरिजिनेट करेंगे टर्मिनेट करेंगे तो परपेंडिकुलर ही रहेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। चाहे कंडक्टर की कोई भी शेप हो, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी शेप हो, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्फीयर हो या फिर रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज, स्टूडेंट ध्यान देंगे, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज क्या होगा? पोलराइजेशन कहलाएगा, ससेप्टिबिलिटी, डेंसिटी, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपने एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं तो वहां पर स्लैब के अंदर होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बोले तो इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं तो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में आता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है पॉजिटिव।
इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने फिर ये भी पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हो जाता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी जो स्लैब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसका पोलराइजेशन हो गया है, क्योंकि देखिए नेगेटिव पॉजिटिव अलाइन हो गए हैं, राइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो बेसिकली आप इस पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से, कि भाई किस स्लैब के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम क्या डाइपोल मोमेंट यहाँ पर एक तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो बेसिकली पोलराइजेशन इज डिफाइंड और इट इज एक्सप्रेस्ड इन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन क्या होता है वो आपने समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, राइट, इस तरीके से उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो एक्चुअली क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए आप एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सैम्पल पेपर्स में और सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में भी देखा गया है। ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन आर इसमें से क्या होगा, या फिर इज ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, स्टूडेंट्स बताइए। जो हमने भी पढ़ा, पोलराइजेशन का मतलब है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पोलराइजेशन है स्टूडेंट्स डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, कूलम मीटर, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की ऐसा यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, टोटल चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए कैपेसिटर है और वो चार्ज कैपेसिटर है, उस पर चार्ज है कुछ, और उसकी प्लेट्स को हम पुल्ड अपार्ट कर देते हैं, यानी प्लेट्स को हम इस तरीके से पुल करते हैं, यानी बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो डी जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, या फिर टोटल चार्ज इंक्रीज करेगा, या फिर चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। गेस कीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर कि भाई कैपेसिटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर आप डी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपने इनको पुल्ड अपार्ट किया है, तो डी इंक्रीज करेगा, डी है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो अगर डी इंक्रीज कर रहा है, देखिए अगर डी इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज तो नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ये तो रॉन्ग है, राइट। ऑप्शन बी क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज का मतलब क्या है, देखिए क्यू इक्वल टू सी वी होता है, राइट, आपने समझा यहाँ पर। तो वी क्या हो गया, वी हो गया क्यू बाई सी। अब देखें यहाँ पर अगर ये चार्ज कैपेसिटर है तो इस पर चार्ज तो सेम रहने वाला है, अगर चार्ज कितना है क्यू है तो क्यू रहने वाला है, क्योंकि चार्ज तो क्या होता है, कंजर्व होता है, राइट। आप प्लेट्स ही पुल्ड अपार्ट कर रहे हैं लेकिन चार्ज तो उतना ही रहने वाला है, तो चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन सी आपने क्या देखा, सी कम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। भाई आप अगर प्लेट्स को पुल्ड अपार्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज करता है, राइट, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर सी डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राइट। टोटल चार्ज इंक्रीजेस, अभी हमने कहा कि भाई चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये भी गलत है, टोटल चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, अब देखो यहाँ पर आपने पढ़ा ना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। अगर आप किसी चार्ज कैपेसिटर की प्लेट को पुल्ड अपार्ट करते हैं, उससे दूर ले जाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए तो ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैटरी जो है वो कनेक्टेड है कैपेसिटर से, और यहाँ पर स्लैब एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लेट्स के बीच में, तो एनर्जी जो होगी कैपेसिटर की वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, या फिर जीरो हो जाएगी। तो देखिए समझ लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर V वोल्ट की सेल लगाई कैपेसिटर से, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेट हो गया है, और आपने यहाँ पर एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है एनर्जी स्टोर जो होगा वो किस तरीके से यहाँ पर वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ध्यान देंगे, यानी वोल्टेज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना,
क्योंकि कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, चाहे आप स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं चाहे हटा रहे हैं। पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है, वो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। तो आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, राइट। अब आपने ये भी पढ़ा है कि अगर आप स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आप स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करता है। कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स इंक्रीज करता है कि नहीं, आपने पढ़ा है ना कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि पोटेंशियल वोल्टेज तो क्या है, कांस्टेंट है। आपने बैटरी लगाई हुई है V वोल्ट की, तो पोटेंशियल तो वोल्टेज तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है तो U भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ U क्या है, यहाँ पर U है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट। तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है जिसमें कि बैटरी को हटाया जाएगा चार्ज करने के बाद, उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड जो है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी या फिर जीरो होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी ही नहीं, यहाँ पर आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो किस तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज में, आप सभी की प्रैक्टिस कर लें, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग द कंडेंसर और कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन सेम और रिड्यूस टू जीरो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी लगाकर, तो यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, राइट। तो आपने फिर बैटरी को क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये चार्ज हो गया है। चार्ज हो गया है तो यहाँ पर कुछ Q सेट हो जाएगा, Q हो जाएगा, आपने बैटरी हटा दी, ये चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पर Q सेम रहने वाला है, ओके। Q सेम क्यों रहने वाला है, क्योंकि Q कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है, बैटरी हट गई है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरीके से, यानी वोल्टेज कैसे चेंज होगा, वोल्टेज वो भी हम देखेंगे, और एनर्जी स्टोर्ड भी किस तरीके से चेंज होगी ये भी हम समझेंगे। तो चार्ज सेम रहने वाला है। अब हमने क्या किया, एक स्लैब को इसमें इंट्रोड्यूस किया। अब स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, एपेरो लगा देता हूं मैं। चार्ज सेम रहने वाला है क्योंकि कंजर्व है। चार्ज स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन कैपेसिटर सेम रहने वाला है, राइट। अब देखिए V इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV, तो V क्या हो जाएगा, Q बाई C। ध्यान देंगे, अब देखिए यहाँ पर Q सेम है, Q कांस्टेंट है, लेकिन C इंक्रीज कर रहा है, C इंक्रीज कर रहा है तो V क्या करेगा, V डिक्रीज करेगा। ध्यान देंगे इस बार V डिक्रीज करेगा, राइट स्टूडेंट। अब इन्होंने पूछा एनर्जी स्टोर्ड, तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज। तो हम यहाँ पर U का हाफ C स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हाफ Q स्क्वायर बाई C, राइट। हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, तो हाफ CV स्क्वायर कब लगाएंगे, जब आपका वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और हाफ Q स्क्वायर बाई C जब आपका चार्ज सेम होगा। यानी यहाँ पर देखिए अब बैटरी हट गई है तो जो चार्ज यहाँ पर है वो सेम रहने वाला है। इससे क्या होगा, इससे हमारा सिर्फ U अब एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए C क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो C इंक्रीज करता है, Q यहाँ पर सेम है, अगर C इंक्रीज करेगा तो U यहाँ पर डिक्रीज करेगा, U यहाँ पर डिक्रीज करेगा, अगर C इंक्रीज करेगा तो U यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो इस बार एनर्जी डिक्रीज करती है, यानी इस बार एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो दोनों क्वेश्चंस को आप 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बार बार देखिएगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिएगा। चलिए, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीज होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर बैटरी हट गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंक्रीजिंग द चार्ज, डिक्रीजिंग द प्लेट एरिया, इंक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन, डिक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन। तो देखिए किसी हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई अगर आप चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उस पर उसका कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। चार्ज का कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला भी है Q इक्वल टू CV, तो आप ये ना समझें कि यहाँ पर C इक्वल टू Q बाई V है तो आप चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, और दोनों इस तरीके से इंक्रीज करेंगे कि रेशियो सेम रहने वाला है, राइट। जैसे R इक्वल्स टू V बाई I होता है, R इक्वल्स टू V बाई I होता है, तो आप V बढ़ाते हैं तो R नहीं बढ़ता है, R तो कॉन्स्टेंट होता है, V बढ़ाते हैं तो I बढ़ जाता है, ओके। उसी तरह यहाँ पर C कॉन्स्टेंट रहता है, C चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है,
ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत है। डिक्रीजिंग द प्लेट एरिया, अब आप देखिए प्लेट एरिया को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। तो अगर यहाँ पर लिखा होता इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कैपेसिटेंस एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर बोला है डिक्रीज कर रहे एरिया, तो भाई डिक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज थोड़ी होगा, तो ये गलत है। इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, राइट, अगर आप प्लेट सेपरेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर आप डी को इंक्रीज करते हैं तो सी डिक्रीज कर जाएगा, यानी कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर तो इंक्रीज करना है, अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो आपको सेपरेशन को डिक्रीज करना होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी डी को आपको कम करना होगा, तो सी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of a parallel plate capacitor but has a thickness of 3d/4. What is the ratio of the capacitance with dielectric inside it to its capacitance without the dielectric? ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई अगर एक कैपेसिटर है विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब, एक है विद डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है डायलेक्ट्रिक स्लैब की 3d/4, तो यहाँ पर बताना है रेशो क्या होगा, उनके कैपेसिटेंसेस के का रेशो क्या होगा। द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब टू विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट, ये होता है। इसको आप इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको आप बोल दीजिए C1, राइट, कि विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हो गया C1, जो कि हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। तो C2 क्या होगा, C2 विद डायलेक्ट्रिक स्लैब, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1/k, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ओके, तो यहां पर देखिए आप टी होती है थिकनेस किसकी, डायलेक्ट्रिक स्लैब की, जो यहां पर दी हुई है 3d/4। ओके, इसको आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 3d/4 1 माइनस 1/k। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 3d/4 प्लस 3d/4k। स्टूडेंट्स d माइनस 3d/4 कितना होगा, d/4, तो ये हो जाएगा C2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/4 प्लस 3d/4k, राइट। और डिनोमिनेटर में आप d/4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/4 1 प्लस 3/k। ओके, इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ये आ गया देखिए C2। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है C2/C1। क्या निकालना है, C2/C1। तो आप कर लीजिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/4 1 प्लस 3/k। जब आप अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आप इसको लिख दें तो ये हो जाएगा d/एप्सिलॉन नॉट ए, यानी अपॉन से उसको अगर मल्टीप्लाई लेके जाते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, बहुत सिंपल है। एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, राइट। सो इट विल बी, देखिए ये जाएगा 4 के ऊपर चला जाएगा, यानी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4k। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4k अपॉन k प्लस 3, राइट। यानी जो रेशो आया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब टू विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब, यह आया 4k अपॉन k प्लस 3, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, राइट। इसी तरह इस चैप्टर में आपको पता चल गया होगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो होपफुली सभी आपके समझ में आए होंगे MCQs, और इसी तरह अच्छे अच्छे MCQs हम करते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे आपके उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।